pleasure. And first of all, I would like to thank to the Optometry Pathshala and all the organizing team of Optometry Pathshala who has given me the opportunity to talk in this platform. Thank you, Pawan sir, and thank you, Menka madam, and all of this. So आज का ये लेक्चर एक थोड़ा सा टॉपिक से हटके है. यूजुअली जो लोग सोचते हैं ऑप्टोमेट्रिस्ट का रोल, और ऑप्टोमेट्रिस्ट का रोल कम्युनिटी आई हेल्थ और कम्युनिटी ऑप्थेल्मोलॉजी में क्या हो सकता है, ऑप्टोमेट्रिस्ट कहाँ तक पार्टिसिपेट करते हैं, कम्युनिटी ऑप्थेल्मोलॉजी क्या होता है, ये सब हम इस लेक्चर में जानेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन फ्यूचर हम इस में पार्टिसिपेट कैसे कर सकते हैं. और सर आई थिंक ये दिस इज द मेथड. ओके, सो स्टार्ट विद द लेक्चर. ठीक है सर. सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे हम कि कम्युनिटी ऑप्थेल्मोलॉजी या कम्युनिटी आई हेल्थ क्या है, हम इससे क्या समझते हैं. जो भी न्यू स्टूडेंट हैं, जो हमारे सीनियर्स हैं, वो सब जानते ही होंगे, लेकिन स्पेशली फॉर न्यू कमर्स और स्टूडेंट इन ऑप्टोमेट्री, कम्युनिटी ऑप्थेल्मोलॉजी क्या है. तो कम्युनिटी ऑप्थेल्मोलॉजी बेसिकली कम्युनिटी मेडिसिन की एक ब्रांच है जिसमें ऑप्थेल्मोलॉजी या आई हेल्थ को या कम्युनिटी ऑप्टोमेट्री को एक पेशेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है कि हम किसी पेशेंट को, जैसे यूजुअली पेशेंट को ट्रीट करते हैं, तो यहाँ हम ये सोचते हैं पूरी कम्युनिटी को कैसे ट्रीट किया जाए, पूरे डिस्ट्रिक्ट को या पूरे स्टेट को या पूरे कंट्री को कैसे डील किया जाए. इसको कम्युनिटी ऑप्थेल्मोलॉजी या कम्युनिटी ऑप्टोमेट्री या कम्युनिटी आई हेल्थ कहते हैं, क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. तो अगर हम कम्युनिटी में अवेयरनेस आई हेल्थ के लिए फैलाएंगे और कम्युनिटी को आई डिजीजेस के बारे में बताएंगे, तो डिजीज होने से पहले वो उसका ध्यान रख सकेंगे, उसके प्रिवेंटिव मेजर्स जो हो सकते हैं वो ले सकेंगे. तो आगे हम इसी लेक्चर सीरीज में जानेंगे कि किस तरह से कम्युनिटी ऑप्टोमेट्री और कम्युनिटी आई हेल्थ इम्पॉर्टेंट है हमारी सोसाइटी के लिए, जिससे हम आने वाली कुछ मेजर और इरिवर्सिबल लॉस से बच सकते हैं, और इरिवर्सिबल लॉस से पेशेंट को, अपने पेशेंट को बचा सकते हैं, उन्हें हम अवेयर करा सकते हैं. बहुत से लोगों को आप रिमोट एरिया में अगर निकल के देखें, जो मेट्रो सिटीज में है, वहाँ पे ज्यादातर अवेयरनेस सब लोगों को है, लेकिन अगर आप हमारे देश के रिमोट एरियाज में जाने घूमेंगे, जैसा कि जो लोग इसमें कम्युनिटी ऑप्टोमेट्री में काम करते हैं या कम्युनिटी आई हेल्थ में काम करते हैं, उनको मालूम है कि अगर रिमोट एरिया में निकलेंगे तो ये मालूम होगा कि कितनी जरूरत है. बहुत बेसिक चीजों के बारे में हमारी सोसाइटी को मालूम नहीं है आई हेल्थ से रिगार्डिंग. बहुत सारे गलत मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, कोएक से मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, आंख में कुछ गिर जाए तो गलत मेडिसिन इस्तेमाल कर लेते हैं, या कि आंख में किसी तरह की प्रॉब्लम हो तो उन्हें कहाँ जाना है ये भी मालूम नहीं. तो ये सब बताना, इसमें ऑप्टोमेट्रिस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि ऑप्टोमेट्रिस्ट ही वो प्राइमरी पर्सन होता है जो कम्युनिटी तक पहुंच सकता है और कम्युनिटी को बहुत अच्छे तरीके से सही डायरेक्शन में चैनलाइज कर सकता है कि आपको आंख में क्या प्रॉब्लम हो रही है और आपको कहाँ जाना है, या प्राइमरी ट्रीटमेंट जो डोर स्टेप पे दिया जा सकता है. आगे चलेंगे कि ऑप्टोमेट्रिस्ट डोर स्टेप पर क्या दे सकता है, किस तरह से ब्लाइंडनेस को कंट्रोल करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, ये हम अगले आगे इस लेक्चर में देखें. तो जब कम्युनिटी की बात करते हैं तो ब्लाइंडनेस की बात करते हैं कि ब्लाइंडनेस क्या है. सबसे पहले ब्लाइंडनेस के बारे में जाने. हिंदी में हम बात करें अंधापन, तो ब्लाइंड किसको कहते हैं, कौन पर्सन ब्लाइंड कहलाएगा. एक लेमैन की टर्म में तो यही है कि जिसको दिखाई नहीं देता वो ब्लाइंड. नहीं, हम साइंटिफिक मेथड से और डब्ल्यूएचओ द्वारा रिकमेंडेड किए गए एक पैरामीटर डब्ल्यूएचओ ने सेट किया है, उस पैरामीटर के तहत हम ये डिसाइड करेंगे कि, या ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ऑप्टोमेट्रिस्ट ये डिसाइड करते हैं कि ब्लाइंड कौन है, किसको ब्लाइंड की कैटेगरी में रखा जाएगा और उसके हिसाब से उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा. तो ब्लाइंडनेस का पैरामीटर होता है. तो ब्लाइंडनेस की अगर बात करें लेमैन के टर्म में तो यही है कि जिसको दिखाई नहीं देता वो अंधा है. नहीं, ऐसा नहीं है. अगर हम विजुअल एक्विटी चेक करते हैं, विजुअल एक्विटी सबसे बेसिक चीज है एक ऑप्टोमेट्रिस्ट के लिए, विजुअल एक्विटी चेक करना. अगर हम
कम्युनिटी में या कहीं भी बैठकर या जो हमारी क्लिनिक पे सेटअप पे हमारे हॉस्पिटल में आए, उसकी विजुअल एक्विटी अगर लेस देन 3/60 है या उसके इक्विवेलेंट है इन बेटर आई विद अवेलेबल करेक्शन, ये अप्रोप्रिएट होती है कि अगर किसी व्यक्ति की एक आंख में विजन 1/60 या 1/60 से भी कम है, बिल्कुल ब्लाइंड है, और दूसरी आंख से उसको 6/9 या नॉर्मल दिखाई देता है, तो वो आई तो ब्लाइंड है, एक आई, लेकिन एज ए पर्सन अगर हम बात करें तो वो व्यक्ति ब्लाइंड नहीं है। इसलिए ये डेफिनेशन ये है कि 3/60, 3/60 तो सब लोग समझते हैं आई थिंक, जी इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। जिसकी विजुअल एक्विटी 3/60 से कम है बेटर आई में विद अवेलेबल करेक्शन, उसको ब्लाइंड कहा जाए। तो अगर जैसे 3/60 कैसे कैलकुलेट करते हैं, आई थिंक जो ये तो सब जानते ही होंगे। अगर स्नेलेंस का जो सबसे बड़ा लेटर होता है वो 6/60, 6/60 मतलब एक नॉर्मल आई उस लेटर को 60 मीटर तक से देख सकती है, बट ये पर्सन 6 मीटर से देख रहा है, ये तो सब समझते होंगे। 6/36 का मतलब ये होता है कि नॉर्मल आई उस लेटर को 36 मीटर तक से देख सकती है, लेकिन वो पर्सन 6 मीटर से देख रहा है। लेकिन अगर पेशेंट को ये भी दिखाई नहीं देता तो हम उसको पेशेंट का डिस्टेंस कम करते हैं, 6 मीटर पे खड़ा करने की जगह 5 मीटर पे लाते हैं। 5 मीटर पे भी नहीं देख, 5 मीटर से देख लेता है तो वो विजुअल एक्टिविटी 5/60 होती है। 4 पे लाते हैं दिखता है तो 4/60। इसी तरह से 3/60, 3 मीटर पे खड़े होके वो 6/60 का लेटर पढ़ता है। तो 3/60 से कम जिसकी विजन होगी वो वो ऑप्टोमेट्री या ऑप्थेल्मोलॉजी, कम्युनिटी ऑप्थेल्मोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से ब्लाइंड कहा जाए। ठीक, तो इसके आगे बात करते हैं। अब इस पैरामीटर के अकॉर्डिंग अगर हम वर्ल्ड वाइड बात करें तो देर आर 45 अप्रोक्सीमेटली 45 मिलियन पीपल हैं जो इस वर्ल्ड में ब्लाइंड है। ब्लाइंड का मतलब उनकी विजुअल एक्विटी 3/60 से कम है बेटर आई में अवेलेबल करेक्शन के साथ। और अगर उसको डिजीज वाइज कैटेगराइज करें तो कैटरेक्ट सबसे मेजर कॉज है ब्लाइंडनेस का, जो आप इस चार्ट में देख सकते हैं। 39.1% कैटरेक्ट की वजह से ब्लाइंड है, और उसके बाद 18.2% जो सेकंड मेजर कॉज है वो अनकरेक्टेड रिफ्रैक्टिव एरर है। रिफ्रैक्टिव एरर को ठीक करना ऑप्टोमेट्रिस्ट का ही काम होता है। अब आप इस चार्ट की मदद से ये देख सकते हैं कि ऑप्टोमेट्रिस्ट का रोल इस ब्लाइंडनेस को रिड्यूस करने में कितना इंपॉर्टेंट है। कैटरेक्ट में भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कैटरेक्ट में सिर्फ सर्जरी ही तो नहीं करेंगे, बाकी आप इन्वेस्टिगेटिव पार्ट पूरा ऑप्टोमेट्रिस्ट करते हैं। विजुअल एक्विटी चेक करना, आईयूएल पावर कैलकुलेशन करना, आईयूएल पावर कैलकुलेशन करने के बाद ये जितने भी इन्वेस्टिगेशन पार्ट होता है ये सब ऑप्टोमेट्रिस्ट को ही करना होता है। तो इस मेजर पार्ट में भी ऑप्टोमेट्रिस्ट का रोल होता है, जो कि लेंस का वर्कअप और बायोमेट्री भी करते हैं, विजुअल एक्विटी भी लेते हैं, और बहुत सारे इसके मेथड होते हैं, एल आई पोटेंशियल विजन चेक करना, ये सब ऑप्टोमेट्रिस्ट का काम होता है। एंड सेकेंडली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसमें प्योर होल एंड सोल ऑप्टोमेट्रिस्ट का ही काम है, अनकरेक्टेड रिफ्रैक्टिव एरर से 18.2% ब्लाइंडनेस है। इसको कौन ठीक करेगा? इसको ठीक करेगा सिर्फ सिर्फ ऑप्टोमेट्रिस्ट, एंड ऑप्टोमेट्रिस्ट ही सबसे बेटर ठीक कर सकता है। इसके बाद आ जाते हैं ग्लोकोमा। तो जो लोग ये सोचते हैं बाकी में रोल नहीं है, लेकिन बाकी के इन्वेस्टिगेशन में, बाकी के प्रिवेंटिव मेजर्स बताने में, प्रिवेंटिव मेजर्स चलाने में और उसके फॉलो अप करने में ऑप्टोमेट्रिस्ट का रोल है। थर्ड पॉइंट पे मेजर कॉज आता है ग्लोकोमा। ग्लोकोमा आप जानते हैं, आगे ग्लोकोमा के बारे में भी बात करेंगे। ग्लोकोमा का अवेयरनेस होना ही ग्लोकोमा से बचने की टेक्निक है। सबसे मेन जो ट्रीटमेंट ग्लोकोमा का है अवेयरनेस। अवेयरनेस कौन बताएगा? जब हमें मालूम होगा तभी हम बता सकते हैं। ऑप्टोमेट्रिस्ट ही वो एक लिंक है जो कम्युनिटी से जुड़ता है। ग्लूकोमा के बाद 7.1% एज रिलेटेड ये सब और डिजीज वाला पार्ट आ जाता है। इसमें भी ऑप्टोमेट्रिस्ट का रोल इन्वेस्टिगेशन है। जितने भी इन्वेस्टिगेशन होते हैं प्री ऑप पोस्ट ऑप या ब्लाइंडनेस को चेक करने फॉलो अप करने का काम, ये सब ऑप्टोमेट्रिस्ट ही करते हैं। तो इस पूरे चार्ट में बहुत कम, लेस देन 10 to 20% ही ऐसा रीजन इस पूरे चार्ट में निकल के आता है जो ऑप्टोमेट्रिस्ट के स्कोप से बाहर है। अदरवाइज 80% इस बर्डन में को रिड्यूस करने में ऑप्टोमेट्रिस्ट का रोल है। ये डाटा ग्लोबली है,
globally there are 39.1% cataract blind patient and 18.2 is रिफ्रैक्टिव एरर पेशेंट। ये 18.12 ही दिखाना इस चार्ट को दिखाने का पर्पस था। सबसे इस 18.12 को कौन ट्रीट करेगा? सिर्फ एंड सिर्फ ऑप्टोमेट्रिस्ट। अब इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी जो ब्लाइंडनेस है, ब्लाइंडनेस का मतलब जिनका विजन लेस देन 3/60 इन बेटर आई विद अवेलेबल करेक्शन, उनका 62% इंडिया में कैटरेक्ट की वजह से ब्लाइंडनेस है। अगेन फिर वही पॉइंट आ गया, 19.7% ब्लाइंडनेस रिफ्रैक्टिव एरर की वजह से। इस रिफ्रैक्टिव एरर में, सॉरी मेरा फोन बज रहा था, इस रिफ्रैक्टिव एरर में ऑप्टोमेट्रिस्ट ही रोल प्ले करते हैं, ऑप्टोमेट्रिस्ट ही ठीक कर देते हैं। तो अगर हम ग्लोबली ना अपने इंडिया में ही देखें तो हमारे भारतवर्ष में 19% जो ब्लाइंडनेस है वो रिफ्रैक्टिव एरर की वजह से। तो यहाँ ऑप्टोमेट्रिस्ट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस ब्लाइंडनेस को ठीक करने में। इससे ये पता चल सकता है, इस चार्ट को देखकर जो न्यू ऑप्टोमेट्रिस्ट हैं वो ये पता लगा सकते हैं कि कितना स्कोप हमारे लिए है सोसाइटी में। जितने भी ब्लाइंड पीपल इंडिया में है, देर आर 1% ब्लाइंड पीपल इन इंडिया, एंड उन ब्लाइंडनेस में रिफ्रैक्टिव एरर 19.7% है। इस 19.7 को ऑप्टोमेट्रिस्ट ही ठीक करे। अब ब्लाइंडनेस के बाद अगला एक टर्म आता है विजुअल इंपेयरमेंट। विजुअल इंपेयरमेंट क्या है? देखिए, ब्लाइंडनेस की बात तो वही करी जो अभी आपने बताया था, बेस्ड ऑन विजुअल एक्टिविटी लेस देन 3/60 को बेटर आई में ब्लाइंडनेस कहेंगे। लेकिन जरूरी नहीं है कि 3/60 और 6/6 के बीच में भी बहुत सारे पैरामीटर्स आते हैं जहां पेशेंट लैंड अप करता है और उस पेशेंट को ब्लाइंड ना कह करके विजुअली इम्पेयर्ड कहा जाता है, जिसकी विजन 6/12 से कम होती है, उसको विजुअली इम्पेयर कहा जाता है। और जो 3/60 से नीचे पहुंच जाता है उसको ब्लाइंड कहा जाता है। तो 6/12 और 3/60 के बीच में जहां भी पेशेंट लैंड अप करता है उसको विजुअली इम्पेयर्ड कहा जाता है। 6/6 इज अ नॉर्मल थिंग, 6 लेस देन 6/12 एंड अप टू 3/60 इज विजुअल इम्पेयरमेंट। आप इस चार्ट में देख सकते हैं, जिस पेशेंट की विजन 6/12 से 6/18 के बीच होती है वो माइल्ड विजुअल इम्पेयरमेंट कहलाते हैं, एंड 6/18 से 6/60 तक मॉडरेटली विजुअली इम्पेयर्ड कहलाते हैं, और 6/60 से 3/60 के बीच सीवियरली इम्पेयर्ड कहलाते हैं, एंड 3/60 से नीचे तो ब्लाइंडनेस है। तो सिर्फ जो ब्लाइंडनेस का पीछे हमने डाटा देखा वो ब्लाइंडनेस का डाटा था, लेकिन अगर इन पॉइंट्स पर भी बात करें तो विजुअल इम्पेयरमेंट में भी सबसे मेजर कॉज विजुअल इम्पेयरमेंट का रिफ्रैक्टिव एरर ही है, एंड रिफ्रैक्टिव एरर मैनेज ऑप्टोमेट्रिस्ट ही करते हैं। एंड जितना भी विजुअल इम्पेयरमेंट है, 80% विजुअल इम्पेयरमेंट को अवॉइड किया जा सकता है। अवॉइड मतलब या तो प्रिवेंशन करके या ट्रीटमेंट करके। प्रिवेंशन के बारे में भी बात करेंगे। ट्रीटमेंट मतलब रिफ्रैक्टिव एरर है तो आप स्पेक्टिकल करेक्टेड 6/6 ले आइए, आपने विजुअल इंपेयरमेंट ठीक कर दिया। कौन करेगा इसको? ऑप्टोमेट्रिस्ट ही करता है। ठीक है, तो 80% जो भी ब्लाइंडनेस है वो अवॉइडेबल है। अवॉइडेबल मतलब, अवॉइडेबल में दो टर्म आते हैं, पहला प्रिवेंशन और दूसरा ट्रीटमेंट। वो ब्लाइंडनेस जो प्रिवेंशन से कम की जा सकती हो, सेकंड वो ब्लाइंडनेस जो ट्रीटमेंट से कम की जा सकती है। प्रिवेंशन की बात करेंगे तो जैसे ग्लोकोमा और डायबिटिक रेटिनोपैथी ऐसी डिजीज हैं जिनके द्वारा होने वाली ब्लाइंडनेस के लिए प्रिवेंशन ही। अगर हम पब्लिक को अवेयर कराएंगे, प्रॉपर उसका इन्वेस्टिगेशन करके रखेंगे कि डायबिटिक रेटिनोपैथी तो नहीं हो रही है, तो डायबिटिक रेटिनोपैथी से होने वाली ब्लाइंडनेस से बचा जा सकता है। दैट इज अ पार्ट ऑफ प्रिवेंशन। अगर ग्लोकोमा का ठीक मैनेजमेंट पेशेंट को समझाते हैं, ग्लूकोमा के सही इन्वेस्टिगेशन, विजुअल फील्ड होता है, जो भी गोनियोस्कोपी एंड ऑल, नॉर्मल प्रेशर चेक, ये सब ऑप्टोमेट्रिस्ट ही करते हैं। अगर टाइम टू टाइम इसको करें तो हम ग्लोकोमा से होने वाली ब्लाइंडनेस से भी बच सकते हैं। तो प्रिवेंशन करके बचे। दूसरा ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में आप रिफ्रैक्टिव एरर की बात करें तो रिफ्रैक्टिव एरर में आप स्पेक्टिकल करेक्शन 6/6 दे दीजिए, ये ट्रीटमेंट हो गया। जो सर्जन होते हैं वो कैटरेक्ट का ट्रीटमेंट करते हैं, तो ट्रीट कर दिया। तो ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन कहलाता है अवॉइड। तो यही देखो, कैटरेक्ट और अनकरेक्टेड रिफ्रैक्टिव एरर इस चार्ट में दिखाया गया है, और अनऑपरेटेड कैटरेक्ट और ग्लोकोमा सबसे ज्यादा ब्लाइंडनेस के हमारे
मेजर फैक्टर है जिनकी वजह से ब्लाइंडनेस होती है। सर पवन सर, एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? Yes, Rosie, audible to everybody. Yes, Yeah, sir. It's good. nobody is responding, so I think and We आप have general discussion after the class, after the lecture. ओके ओके ओके। सो तो ना ये सब अभी तक हमने जाना विजुअल इम्पेयरमेंट और ब्लाइंडनेस, और इनमें कहा थोड़ा बहुत हमने बात करी ऑप्टोमेट्रिस्ट के रोल के बारे में। अब मेन हम इसी पॉइंट पे फोकस करके बात करेंगे कि ऑप्टोमेट्रिस्ट का रोल इस ब्लाइंडनेस और इस विजुअल इम्पेयरमेंट को ठीक करने में कहाँ कहाँ है। थोड़ी थोड़ी बात हम पहले कर चुके हैं, आगे भी इस टॉपिक पे पूरी बात करेंगे। फर्स्ट तो रिफ्रैक्टिव एरर, जैसा कि अभी पहले बता दिया, रिफ्रैक्टिव एरर को ट्रीटमेंट कौन करता है? ऑप्टोमेट्रिस्ट। विजुअल इंपेयरमेंट का मोस्ट कॉमन कॉज 6/12 विजन, 6/12 विजन, 6/60 विजन, और 6/60 से कम अप टू 3/60 विजन भी ये विजुअल इंपेयरमेंट आता है। विजुअल इंपेयरमेंट का मेजर कॉज रिफ्रैक्टिव एरर है, और ऑप्टोमेट्रिस्ट ही वो है जो सही विजुअल करेक्शन कर सकते हैं। जो सीखे सिखाए हुए करेक्शन करते हैं, ये हिट एंड ट्रायल मारते हैं कम्युनिटी में लोग, वो अननेसेसरली करेक्ट करते हैं और अल्टीमेटली एस्थेनोपिया और इस तरह के सिम्टम पैदा कर देते हैं, जिसकी वजह से और दिक्कत आती है। अल्टीमेटली एन ऑप्टोमेट्रिस्ट इज द ओनली पर्सन हु कैन परफॉर्म दिस ड्यूटी वेरी वेल। I think someone has sent a message on chat. And second is the cataract. So cataract, you can clearly see the difference between the normal eye and a cataract eye. So in case of cataract, आप ये मत समझिए कि ऑप्टोमेट्रिस्ट का रोल नहीं है, भाई कैटरेक्ट का ट्रीटमेंट तो सर्जन ही करते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कैटरेक्ट का मैनेजमेंट करते हैं बाय सर्जरी, लेकिन उससे पहले जितने भी काम होते हैं, फर्स्ट आप कम्युनिटी में विजुअल एक्विटी ही चेक करके ये डिसाइड करोगे कि ये पर्सन कैटरेक्ट की वजह से विजुअल इंपेयरमेंट, इसका विजन कम है तो किस वजह से है। और एक कैटरेक्ट को डायग्नोज करना इज अ वेरी सिंपल थिंग, आप क्लियरली पिक्चर में देख सकते हैं। तो आप ये बता सकते हैं किसी भी कम्युनिटी के पेशेंट को कि आपको जो विजन कम हो रहा है या आपकी आंख की रोशनी जो कम हो रही है वो कैटरेक्ट की वजह से है। और पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये होता है कि कैटरेक्ट का जब पेशेंट हॉस्पिटल में पहुंचता है तो उसके जो इन्वेस्टिगेशन होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है आईएल पावर कैलकुलेशन। कौन करता है? ये सब मशीन और टेक्नोलॉजी बेस्ड काम है जिसमें ऑप्टोमेट्रिस्ट ही एक्सपर्ट होता है। ऑप्टोमेट्रिस्ट एक्सियल लेंथ मेजरमेंट, केरेटोमेट्री, and then IOL power calculation. Nowadays we have automatic machine for everything, but automatic machine requires a human being, and human being, a trained human being who has a knowledge and skill of performing the procedure. So optometrist इसमें important role play करते हैं। प्री ऑपरेटिवली जो कैटरेक्ट के पूरी प्लानिंग मैनेजमेंट, कितनी पावर का लेंस डलना है, कितनी पावर, क्या एक्सियल लेंथ पेशेंट की आ रही है, क्या केरेटोमेट्री है, इससे क्या होगा, अगर हम सही कैलकुलेट करेंगे तो विजुअल इनहेंसमेंट और पोस्ट ऑपरेटिवली पेशेंट का विजन 6/6 और नियर 6/6 आएगा, अगर कोई दूसरा रीजन ब्लाइंडनेस की वजह से नहीं है, कोई रेटिना की पैथोलॉजी नहीं है। तो यहाँ ऑप्टोमेट्रिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एक्यूरेट आईओएल पावर कैलकुलेशन करना ये भी एक आर्ट है। लोगों को लगता है इजी है, बट इट नॉट सो इजी। अगर ऑप्टोमेट्रिस्ट को सारे चीजें पता है, एक ट्रेंड ऑप्टोमेट्रिस्ट और एक अच्छा क्वालिफाइड ऑप्टोमेट्रिस्ट है, वो सही से एक आईओएल पावर कैलकुलेशन कर सकता है जिससे कि कैटरेक्ट का आउटकम बहुत अच्छा हो। आप इसको एक केस से समझ सकते हैं। अगर आईओएल पावर कैलकुलेशन ठीक नहीं है और आपने पेशेंट सर्जन के पास भेजा, सर्जन ने ऑपरेट किया और पता लगा पोस्ट ऑफ विजन उसका 6/18, तो आप ब्लाइंडनेस से उसे विजुअल इंपेयरमेंट में लिया है, ठीक नहीं हुआ। आप विजुअल इंपेयरमेंट को ठीक कैसे करेंगे? वो फिर आगे का मैनेजमेंट। अगर आईओएल पावर कैलकुलेशन ठीक हो तो उसको लेकर के वहीं 6/6 पर आएंगे और आप ब्लाइंडनेस को खत्म करेंगे, विजुअल इंपेयरमेंट पर नहीं रोक। तो ये पॉइंट हुआ कैटरेक्ट के बारे में। नाउ द इम्पोर्टेंट एंड डायबिटिक रेटिनोपैथी। डायबिटिक रेटिनोपैथी के बारे में थोड़ी सी बात कर लें। डायबिटिक रेटिनोपैथी मीन्स जो लॉन्ग टर्म डायबिटीज के पेशेंट होते हैं, डायबिटीज की जब 8 साल 10 साल या अनकंट्रोल जब डायबिटीज होती है तो डायबिटीज अफेक्ट करती है हमारी आईज और हमारी किडनीज पर।
mainly they are the two major organs to be affected by diabetes. So eye में क्या चेंज होते हैं? There are changes in retina, and retina में जो विजुअल लॉस होता है, इन चेंजेस की वजह से एडिमा होता है. बाकी ये सब तो उसका पार्ट है, टेक्निकल पार्ट है कि रेटिना में जो चेंजेस होते हैं, रेटिना में चेंजेस की वजह से जो भी विजन लॉस हो, वो विजन लॉस इरिवर्सिबल होता है. इरिवर्सिबल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट. Irreversible means once the vision is lost, you cannot reverse by any measure. So डायबिटिक रेटिनोपैथी का मैनेजमेंट करने में ऑप्टोमेट्रिस्ट का बहुत बड़ा रोल है. वो क्या है? ये जो स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, ये नॉन मीडियाट्रिक फंडस कैमरा कहलाता है. ये हैंड हेल्ड, ये कम्युनिटी सेटिंग के लिए सबसे अच्छा है. आप कम्युनिटी में जितने भी डायबिटीज, बहुत सारे सर्वेज या हॉस्पिटल या इस तरह के प्रोग्राम अरेंज किए जा सकते हैं. स्क्रीनिंग की जा सकती है इस हैंड हेल्ड फंडस कैमरा से, जिससे आप पेशेंट को बता सकते हैं कि आपको डायबिटीज के चेंजेस आपके रेटिना में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं. इसकी इमेजेस आप नहीं समझ सकते, आप डायग्नोज नहीं कर सकते, तो इसको ट्रांसफर किया जा सकता है. दैट इज अ पार्ट ऑफ टेली ऑप्थेल्मोलॉजी. उसके बारे में भी बात करेंगे. तो टेली ऑप्थेल्मोलॉजी, या आप खुद इतना ट्रेंड हो जाते हैं, यू कैन इजीली डिटेक्ट कि वेदर द रेटिना इज नॉर्मल एंड abnormal. इफ द रेटिना इज abnormal, आप पेशेंट को रेफर कर सकते हैं और उसे डायबिटिक रेटिनोपैथी से होने वाले विजन लॉस से बचा सकते हैं. विजन लॉस दैट इज इरिवर्सिबल. कैटरेक्ट की वजह से होगा, रिवर्सिबल. आप कैटरेक्ट की सर्जरी हो जाएगी, ठीक हो जाएगा. रिफ्रैक्टिव एरर है, चश्मा लग जाएगा या बाकी और लेसिक वगैरह होता है, ये हो जाएगा, पेशेंट का विजन रिस्टोर हो जाएगा. बट द डायबिटिक रेटिनोपैथी से होने वाला विजन लॉस रिवर्स नहीं होता. सो एम इज not to patient should not be allowed to have a vision loss due to diabetic. So important role is played by the optometrist. First तो awareness, कि भाई जिन लोगों को आप कम्युनिटी सेटिंग में अवेयरनेस फैला सकते हैं कि जो जो पेशेंट डायबिटीज के हैं वो अपनी आंख जरूर चेक कराते रहे. और आंख चेक कराते रहे, इसमें डायलेट करना और ना करना. डायलेट करने की जरूरत कि भाई ड्रॉप का इस्तेमाल करेंगे या नहीं करेंगे, ये बहुत पुराना डिबेट है और ये चलता रहेगा. इसका कोई कंक्लूजन, सॉरी मेरी बात शायद कुछ लोगों को बुरी लगे, इसका कोई सॉल्यूशन मेरे पास तो नहीं है. लेकिन ये ऐसा डिवाइस है जिसमें किसी मेडिसिन की जरूरत ही नहीं है, तो लीगल और इलीगल का कोई पॉइंट ही नहीं बनता. नॉन मीडियाट्रिक फंडस कैमरा है, आपको डायलेट करने की जरूरत ही नहीं. इसके इसके थ्रू आप डायबिटिक स्क्रीनिंग कर सकते हैं. हमारे आरपी सेंटर में जब मैं भी वहाँ जॉब करता था, तो इसी मीडियाटिक कैमरा से हमने पूरा डायबिटिक रेटिनोपैथी का प्रोजेक्ट किया. मैं थी और अंकिता मैडम, शायद उस लेक्चर में हूँ भी. अंकिता मैडम, और आप शायद जानते हो, उन्होंने मिलकर किया. तो ऑप्टोमेट्रिस्ट ही थे जो पूरे दिल्ली और एनसीआर के एरिया से इस डायबिटीज के पेशेंट का फंडस फोटोग्राफ लेकर के हम सेंटर पर आते थे. इसका डेटा स्टोर करके उस डेटा को ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट एनालाइज करते हैं. सब पेशेंट का रिकॉर्ड होता है, नंबर से कॉल कर लिया जाता है कि आपको जरूरत है, आप आइए. तो इम्पोर्टेंट रोल ऑप्टोमेट्रिस्ट का यही है डायबिटिक रेटिनोपैथी मैनेजमेंट में, कि वो फंडस फोटोग्राफी डोर स्टेप पे कर सकते हैं और पेशेंट को, पब्लिक को अवेयरनेस पैदा करा सकते हैं कि आपकी डायबिटीज. बहुत सारे पेशेंट को नहीं पता होता है कि मेरी डायबिटीज है, मुझे शुगर है, तो मेरी आंख पर भी कोई असर हो सकता है. अगर आप सही से अवेयरनेस फैलाएंगे तो इस डायबिटिक रेटिनोपैथी से होने वाली ब्लाइंडनेस से पेशेंट को बचा सकते हैं. नाउ द अनदर पॉइंट इज ग्लोकोमा. ग्लोकोमा के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, अच्छे से जानते हैं. जितनी ये बीमारी दिखाई देती है, उससे कहीं ज्यादा ये अंदर होती है जो दिखाई नहीं देती. इसको आप इस आइसबर्ग फिनोमिना से समझ सकते हैं. दिस आइसबर्ग एक का बहुत छोटा सा पार्ट विजुअली दिखाई देता है और इसका बहुत बड़ा पार्ट अंदर है जो कि दिखाई नहीं देता. इससे ग्लोकोमा को समझाने की कोशिश की जाती है. बिकॉज ग्लोकोमा से जो भी ब्लाइंडनेस होती है या विजन लॉस होता है, उसका इनिशियली पता चलता ही नहीं. पेशेंट को अवेयरनेस होती ही नहीं कि मेरा विजन लॉस में. जब काफी हद तक नुकसान हो चुका होता है, तभी पेशेंट को पता चलता है कि मुझे ग्लोकोमा भी है. सो मेन पॉइंट इज कि आप अगर अवेयरनेस पैदा करेंगे, एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो डायबिटिक रेटिनोपैथी की तरह यहाँ पर भी है, ग्लोकोमा की वजह से जो भी विजन लॉस होगा वो इरिवर्सिबल. आप उसे दोबारा रिवर्स नहीं कर सकते.
तो द इम्पोर्टेंट इज अवेयरनेस एंड अर्ली डायग्नोसिस। अर्ली डायग्नोसिस कैसे करेंगे? आज के डेट में हमारे पास बहुत सारे डिवाइस हैं जो कम्युनिटी लेवल पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं आई प्रेशर चेक करने के लिए। आई प्रेशर चेक कौन करेगा? ऑप्टोमेट्रिस्ट ही आई प्रेशर चेक करेंगे। जिसको आई प्रेशर होगा, वो हाई प्रेशर बढ़ा हुआ होगा, वो रेफर किया जा सकता है। पेशेंट को पता नहीं होता है, 70% पेशेंट ग्लोकोमा के अर्ली स्टेज में मालूम ही नहीं होता कि उनको ग्लोकोमा भी है। तो अगर आप कम्युनिटी में सर्वे करें या स्क्रीनिंग करें तो बहुत सारे पेशेंट ग्लोकोमा के निकल जाएंगे जिनको पता ही नहीं होगा कि उनको ग्लोकोमा है। तो ऑप्टोमेट्रिस्ट यहाँ रोल प्ले करते हैं, उनका कम्युनिटी सेटअप में आई प्रेशर चेक करने की मदद होते हैं। सेकेंड थिंग, आप डिस्क देख सकते हैं, इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप यूज करते हैं, और इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप से डिस्क देख के बता सकते हैं। थोड़ी सी ट्रेनिंग की जरूरत होती है, आप एटलीस्ट ये बता सकते हैं कि ग्लोकोमा काइंड ऑफ थिंग हो रहा है, तो आप उस ग्लोकोमा के पेशेंट को रेफर कर सकते हैं ताकि उसे अर्लीस्ट ट्रीटमेंट मिले, और वो सही ट्रीटमेंट अगर लेंगे तो ग्लोकोमा से होने वाली ब्लाइंडनेस से भी बच सकते हैं। तो ग्लोकोमा के बाद, ग्लोकोमा एक इमर्जिंग कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस, इमर्जिंग आज की डेट में, क्योंकि कैटरेक्ट और रिफ्रैक्टिव एरर इन सब के लिए अवेयरनेस अच्छी खासी है। अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज में देखें, इंडिया में भी बहुत ज्यादा अवेयरनेस है, तो इससे ब्लाइंडनेस से इन काफी हद तक कंट्रोल पा लिया गया है। लेकिन ये डायबिटिक रेटिनोपैथी एंड ग्लोकोमा, दे आर द इमर्जिंग कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस एंड दे आर द इरिवर्सिबल कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस। सो इरिवर्सिबल कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस को बहुत टैकल करना is not an easy job. So optometrists play a vital role in management and early detection and prevention of glaucoma. Now the another point is general eye health awareness. General eye health awareness means बहुत सारे ऐसे मेजर्स होते हैं जो कम्युनिटी में फैले हुए हैं। जैसे बहुत से लोग कहते हैं गुलाब जल डालते हैं आंखों, कोई प्रॉब्लम हुई गुलाब जल डालते हैं। गुलाब जल इज नॉट ए मेडिसिन, मेडिसिन तो कोई है नहीं, और गुलाब जल डालने से नुकसान हो या ना हो, लेकिन अगर गुलाब जल इन्फेक्टेड है, उसमें बैक्टीरिया ग्रोथ कर रहे हैं, तो उसकी वजह से पेशेंट को नुकसान हो सकता है। तो ऐसे केस भी है, जब हम आरपी सेंटर में थे तो हम जब ओपीडी में बैठते थे तो ऐसे केसेस भी हमने देखे हैं कि जी किस वजह से आंख खराब हुई, गुलाब जल डालने से। तो गुलाब जल डालना, और बहुत सारे, आप अगर लोकल जगह में जाओगे, अलग अलग एरिया में अलग अलग लोगों के अपने मेथड है आई को ट्रीट करने के। कोई कुछ डाल लो, किसी चीज का कतरा डाल लो। तो पेशेंट को अवेयर कराना है जनरल आई हेल्थ के बारे में। आप अपनी आई को हेल्दी कैसे रखिए। आपको अगर हेडेक हो रहा है, बहुत ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ याद आया, हेडेक। हेडेक के बारे में लोगों का नजरिया ये है कि अगर हेडेक हो रहा है तो सिर्फ दिमाग के डॉक्टर को दिखाना है, दिमाग में परेशानी। बहुत सारे पेशेंट हमारे 10-15 साल के एक्सपीरियंस में हमने देखे हैं कि हेडेक के लिए ट्रीटमेंट कराते रहे न्यूरोलॉजिस्ट से, और जब कोई फायदा नहीं हुआ तो अल्टीमेटली पता चला, आंख के डॉक्टर को या दिखाया या ऑप्टोमेट्रिस्ट से आके मिले तो पता चला एस्थेनोपिया की वजह से हेडेक। चश्मा लगाया, रिफ्रैक्टिव एरर ठीक करा, हेडेक खत्म। ऐसे बहुत सारे केस हैं। ये किस वजह से है? जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस। लोगों को मालूम ही नहीं है कि हेडेक का रीजन आंख भी हो सकता है। तो ऑप्टोमेट्रिस्ट जब कम्युनिटी में रहते हैं या कम्युनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से काम करते हैं, तो वो वीकली मंथली अवेयरनेस प्रोग्राम चला सकते हैं आई हेल्थ को लेकर के, कि किस तरह अगर हेडेक हो तो आप हमसे आके मिले। आपको दूर का धुंधला नजदीक का धुंधला दिखाई देता हो तब आप हमसे आके मिले। इस अवेयरनेस से जहां भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं या किसी हॉस्पिटल से अटैच है, उससे आप ही को फाइनेंशियल एंड प्रोफेशनल बेनिफिट होगा कि अगर अवेयरनेस फैली हुई होगी तो पेशेंट आपके पास आएंगे उस प्रॉब्लम को लेके, जिस प्रॉब्लम को लेके वो कहीं दूसरे डॉक्टर के पास जाना चाहते हैं या सेल्फ रेमेडीज, होम रेमेडीज अप्लाई करते हैं। सो आई हेल्थ के लिए अवेयरनेस पैदा करना, ये द बेस्ट, ऑप्टोमेट्रिस्ट इज द बेस्ट पर्सन टू गिव एन बेटर आई हेल्थ अवेयरनेस स्कीम टू द पेशेंट। जो भी कम्युनिटी सेटिंग में लोग हैं, उनको आई हेल्थ अवेयरनेस देने के लिए, जस्ट 1 मिनट, आई हेल्थ अवेयरनेस देने के लिए ऑप्टोमेट्रिस्ट इज द बेस्ट पर्सन। सेकेंड, स्कूल स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ आल्सो रिकमेंडेड कि आपने, जब सब लोगों को मालूम होगा, नाइन्थ के बच्चे, नाइन्थ क्लास में एडमिशन होता है तो एक फॉर्म लेके आते हैं कि जी स्कूल में भेजा गया है, इनका विजन लिखना।
विजन लिखना है, विजन लिख दीजिए आप। या सब जगह होता है 9th क्लास 6th क्लास में विजुअल एक्टिविटी को चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है स्कूल्स में। क्यों? क्योंकि चाइल्डहुड ब्लाइंडनेस में रिफ्रैक्टिव एरर, बहुत सारे बच्चे स्कूल के जो स्टूडेंट होते हैं वो अंडर परफॉर्म करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ विजन। उनको ब्लैक बोर्ड दिखाई नहीं देता है, उनको पता ही नहीं है कि मुझे ब्लैक बोर्ड भी कम दिखाई देता है। तो जब एक स्कूल के सारे बच्चों को स्क्रीन किया जाए तो बहुत सारे बच्चे ऐसे निकलते हैं जिनमें रिफ्रैक्टिव एरर होता है। रिफ्रैक्टिव एरर की वजह से ब्लैक बोर्ड दिखता नहीं और बच्चा क्लास में परफॉर्म नहीं कर पाता। ये फैक्ट है, ये हमने प्रैक्टिकली देखा है कि बच्चे को अगर बाद में हमने स्क्रीन किया और स्क्रीन करने के बाद देखा कि इन बच्चों में रिफ्रैक्टिव एरर है, उनका रिफ्रैक्टिव करेक्शन ठीक कर दिया गया और बाद में उनका रिजल्ट इंप्रूव हुआ, उनकी क्लास में परफॉर्मेंस अच्छी हुई। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एनपीसीबी ने भी इसको बहुत सीरियसली लिया और जहां तहां स्कूल स्क्रीनिंग प्रोग्राम को 100%, 10 2 मिनट, 100% इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है। तो स्कूल में जाके बच्चों की विजुअल एक्टिविटी को स्क्रीन करने का काम कौन करेगा? एन ऑप्टोमेट्रिस्ट। Optometrist is the person who only can perform this job at school. स्कूल के सब बच्चों को अपने क्लिनिक सेटअप पे लाना और फिर वहां ट्रीट करना ए हार्ड जॉब। आप एक सिंगल ऑप्टोमेट्रिस्ट विद ए टीम, विद ए कम्युनिटी टीम, स्कूल में जाके स्कूल में स्क्रीनिंग अगर कर देते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे निकलेंगे जिन्हें रिफ्रैक्टिव एरर की जरूरत है, रिफ्रैक्टिव एरर ठीक करने की जरूरत है, और अदर कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस जिनको अवेयरनेस नहीं है। तो उसके बाद उनको, जिनको जरूरत है, उनको सेंट्रल हॉस्पिटल में रेफर किया जाता है और उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। ये एक फोटो है जो एक बिहार के एक स्कूल की स्क्रीनिंग की थी, उसमें बहुत सारे बच्चे रिफ्रैक्टिव एरर के निकले और इनको फ्री स्पेक्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। बहुत सारे एनजीओ इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं अपने लोकल एरिया में। वो स्कूल स्क्रीनिंग बच्चों की करते हैं, 7th क्लास 8th क्लास 9th क्लास 10th क्लास तक के बच्चों की स्कूल स्क्रीनिंग करते हैं। और स्कूल स्क्रीनिंग से बहुत सारे बच्चे ऐसे निकलते हैं जिनको रिफ्रैक्टिव एरर है और पता नहीं। सो पेशेंट के, बच्चों के स्कूल परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए, अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिजीज के लिए, school screening is the one of the most important tool and parameter in order to reduce the blindness, especially the avoidable blindness. And the surveys, there are so many surveys के सर्वे क्या होता है? सर्वे एक मेथड है जिससे कि हम सोसाइटी में ये पता लगाते हैं कि प्रॉब्लम का बर्डन क्या है। जो इस लेक्चर के इनिशियल में हमने डाटा दिया कि ब्लाइंडनेस इतने परसेंट है, कैटरेक्ट की वजह से इतने परसेंट है, रिफ्रैक्टिव एरर की वजह से इतने परसेंट है, एंड सेकंड थिंग इंडिया में इतने परसेंट है, तो ये हमें मालूम कैसे हुआ? ये मालूम होता है सर्वे से, स्क्रीनिंग से नहीं मालूम। स्क्रीनिंग वो होती है कि आप एक मोहल्ले में गए, आपने सबको स्क्रीन कर दिया, स्क्रीनिंग से नहीं, सर्वे से पता चलता। सर्वेज और स्क्रीनिंग में फर्क यही है कि सर्वे में आप नॉर्मल पॉपुलेशन को इंक्लूड करते हैं। स्क्रीनिंग में अगर आप कहीं ऐलान लगा दें या कहीं अनाउंसमेंट करा दें कि डायबिटीज वाले पेशेंट की आंख देखी जाएगी, तो वही आपके सेटअप पे आएगा जिसको डायबिटीज है। लेकिन हमें अगर प्रॉब्लम का परसेंटेज निकालना होगा तो हमें नॉर्मल पेशेंट को इंक्लूड करना पड़ेगा। नॉर्मल पेशेंट आपको दिखाने क्यों आए? तो नॉर्मल पेशेंट को इंक्लूड करने के लिए सर्वे किए जाते हैं। तो सर्वे और स्क्रीनिंग में यही फर्क है। स्क्रीनिंग में आप सेटिंग पे बैठते हैं, वहां पेशेंट को बुलाते हैं तो सिर्फ पेशेंट आता है। सर्वे में आप डोर टू डोर जाते हैं जिसमें नॉर्मल पेशेंट भी इंक्लूड होते हैं, नॉर्मल पर्सन भी इंक्लूड होते हैं। इसी से तो पता चलेगा भाई, हमने 50 लोगों को देखा, 50 में 40 सही थे और 10 को प्रॉब्लम थी, तभी तो पता चलेगा कि ये 20% प्रॉब्लम है। तो जितना भी ये डेटा होता है जिसके तहत एनपीसीबी या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं कि प्रॉब्लम इतनी है, ये कैसे पता चलता है? ये सर्वेज होते हैं। ब्लाइंडनेस के लिए सर्वे, विजुअल इंपेयरमेंट के लिए सर्वे, स्कूल चाइल्डहुड ब्लाइंडनेस के लिए सर्वे, कॉर्नियल ब्लाइंडनेस के लिए सर्वे। तो इस सर्वे को डोर टू डोर स्टेप कौन करेगा? इस सर्वे में जो मेन टीम होती है वो उस टीम का हेड, वैसे तो सोशल वर्कर भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन डिसाइड कौन करेगा कि पेशेंट को विजुअल प्रॉब्लम है? ऑप्टोमेट्रिस्ट इज द पर्सन हु ओनली कैन डिसाइड एट डोर स्टेप। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कभी नहीं जाते हैं ऐसे डोर टू डोर, और ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट का जाना ठीक भी नहीं है।
वो अपना सर्जिकल अपना मेडिकल पार्ट देखे, जो पार्ट ऑप्टोमेट्रिस्ट का है वो ऑप्टोमेट्रिस्ट को करने दें और ऑप्टोमेट्रिस्ट ही करते हैं। ऐसा नहीं, जितना भी सर्वेज होते हैं उसमें ऑप्टोमेट्रिस्ट इज द की पर्सन। सो अब तक जितने भी सर्वेज हुए हैं, आई वाज आल्सो ए पार्ट ऑफ रैप सर्वे जो अभी हुआ, उसकी शायद रिपोर्ट आएगी। जब हम आरपी सेंटर में काम करते थे तो रैप सर्वे में हमने पार्टिसिपेट किया है, तो उसी से आइडिया हुआ व्हाई द सर्वेज आर इम्पोर्टेंट। क्योंकि सर्वेज से हमें प्रॉब्लम का बर्डन पता चलेगा, ब्लाइंडनेस का बर्डन, कैटरेक्ट का बर्डन, रिफ्रैक्टिव एरर का बर्डन, तभी हम एक अच्छी प्लानिंग बना सकते हैं कि इसको कम्युनिटी लेवल पर कैसे ट्रीट किया जा सकता है। सो दिस इज द एंड ऑफ माय लेक्चर एंड थैंक यू वेरी मच। तो आपने हमने इस लेक्चर में ये जाना कि कम्युनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आई हेल्थ या जो ब्लाइंडनेस है या आई प्रॉब्लम्स है वो कैसे होती हैं, क्या क्या मेन रीजन होते हैं कम्युनिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हमारे देश में, हमारे राज्य में, हमारे जिले में ब्लाइंडनेस क्यों होती है, किस वजह से होती है, क्या मेन रीजन है, और उन सब जगह ऑप्टोमेट्रिस्ट को आप कहाँ फिट करते हैं। तो तो इसका कंक्लूजन यही है कि ऑप्टोमेट्रिस्ट इज द की पर्सन इन ट्रीटिंग द ब्लाइंडनेस एट कम्युनिटी लेवल। अगर कम्युनिटी लेवल पर बात करें तो ऑप्टोमेट्रिस्ट इज द मेन पर्सन हु कैन परफॉर्म best possible duties in this regard. Thanks, and this is the end of my lecture. Thank you very much for giving your precious time and listening me carefully. So, Pawan sir. या थैंक्स वसी। किसी को कुछ